देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। पिछले 2 सेशन से भारतीय बाजारों में दिखी है स्मार्ट रिकवरी, लेकिन आज शुरुआत करने के लिए ग्लोबल मार्केट से संकेत थोड़ी कमजोरी के। लेकिन एफआईज की दमदार खरीदारी के आंकड़े शुक्रवार के। बड़ा सवाल है कि क्या आज 8000 के लेवल को बाजार होल्ड कर पाएगा? क्या तेजी की हैट्रिक लगेगी या फिर से दिखेगा दबाव? ऐसे में क्या हो आपकी रणनीति, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह और मैं हर्षिता सावंत। जैसे अनिल ने कहा कि पिछले 2 दिनों में हमने देखा है कि अच्छी खासी रिकवरी मार्केट्स में देखने को मिली। 8000 के ऊपर फाइनली वो समाप्ति जरूर दिखाई दी और हेवीवेट्स ने इनफैक्ट आप कह सकते हैं लीड किया उस चार्ज को। सेंसेक्स की भी चाल काफी मजबूत होती हुई 160 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। हालांकि बैंकिंग काउंटर्स में हमने उतनी ज्यादा खरीदारी नहीं देखी जितने बाजार में रिकवरी देखने को मिली। तो वो एक माहौल है जो अब भी थोड़ा सा नर्म दिखाई दे रहा है। ऑफकोर्स कच्चे तेल में एक पुल बैक आया और वो भी देखेंगे कि कितना भारी पड़ता है इंडियन मार्केट्स पर और कुछ स्टॉक्स पर स्पेसिफिकली कितना फायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स के आज जो संकेत है, जैसे अनिल मेंशन कर रहे हैं, हल्के से नर्म है एशिया की ओर से। अमेरिका में क्या हुआ है और आज फिर किस तरह का रुझान उभर कर आएगा इन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के क्यूज के चलते, आशीष हमारे साथ हैं यही बताने के लिए। आशीष, हाय, गुड मॉर्निंग। अमेरिका में कंसोलिडेशन, इनफैक्ट ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन कंसोलिडेशन करना। अमेरिका में फ्लैट से हल्के निशान में कामकाज हो रहा था। इंटरेस्टिंग है, वॉलेटाइल था, बेहद सीमित दायरे में दिन भर अमेरिका में कामकाज हुआ है। बेहद टर्बुलेंट हमने बीता हफ्ता देखा है, पिटाई हुई उतने जी। तो क्लियरली हमने देखा काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली, लेकिन कुछ रिकवरी के भी संकेत आते हुए दिखाई दिए। और ऑफकोर्स सभी की नजरें हैं कि क्या सिग्नल्स मिलेंगे अब रेट हाइक को लेकर। ऑफकोर्स यहाँ पर कुछ दिग्गज जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं फेडरल रिजर्व के, उन्होंने ऑफकोर्स कहा है कि अभी नहीं तो आगे जाकर वो रेट हाइक का माहौल जरूर बनता हुआ दिखाई देगा। आशीष, शायद वही एक बहुत बड़ा ट्रिगर है वॉच करने के लिए। एक्चुअली पॉजिटिव्स तो बेहद टर्बुलेंट वीक था, इसे मैं हाईलाइट कर रहा था, लेकिन कंसोलिडेशन अच्छा देखने को मिला है। ट्रिगर्स जो थे, एक तो कच्चा तेल जो आपने स्पेसिफाई करा, जिस तरह से फ्राइडे को हमने रिएक्ट करा था जब 10% के आसपास शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला था। इनफैक्ट फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में वहां पे और अतिरिक्त 5-6% का उछाल। तो अब नाइमेक्स 45, ब्रेंट $49 पे पहुंच चुका है। एक तो कच्चे तेल में जो स्टेबिलिटी आ रही है या फिर उछाल है, वो थोड़ा सा भरोसा जगा रही है, लेकिन कंसर्न्स अब पूरी तरह से सितंबर हाइक को लेकर है। आपको याद होगा बीते हफ्ते जब बहुत स्मार्ट रिकवरी देखी थी हमने, तो बेसिकली विलियम डडली साहब जो फेड के ऑफिशियल, उनका स्टेटमेंट आया था, उनका मानना था कि सितंबर में बहुत कम कंपेलिंग रीजन है दरें बढ़ाने के लिए, इसलिए वो उछाल देखने को मिला था अमेरिकन मार्केट्स में। लेकिन फ्राइडे को हमारे नेटवर्क CNBC ने जब वहां के एक वाइस प्रेसिडेंट के साथ बातचीत करी, फेड वाइस चेयर स्टैनली फिशर के साथ, उन्होंने कहा अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है, अभी भी डेटा पॉइंट्स अवेटेड है और सितंबर में दरें घटेंगी या नहीं, बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, उस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो अब वो कॉशियस होते हुए बाजार शायद अब कुछ आउटसाइड तबका मान रहा है कि सितंबर दरें बढ़ सकती हैं। तो वो एक कंसर्न जरूर है। यूरोपियन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, बेहद मिक्स, और इन्वेस्टर्स एक्चुअली उस टर्बुलेंट वीक की जो मैं बात कर रहा हूं, बहुत तगड़ा उछाल और गिरावट देखने को मिली थी जिस हफ्ते में हमने। जर्मनी के मार्केट्स लाल निशान में, लंदन के मार्केट्स ऑलमोस्ट 1% का उछाल दिखाते हुए, तो बड़ा मिक्स ट्रेड हमने फ्राइडे को वहां पे देखा था। एशिया, जैसे आपने हाईलाइट करा, बेहद कॉशियस नोट पे शुरुआत करता हुआ। एक तो फेड के जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, फिर से एक डर, और चाइना को लेकर तो इस हफ्ते की शुरुआत में अभी भी कंसर्न्स माउंटेड हैं। इसीलिए एशिया में हम देख रहे हैं कंसोलिडेशन, या इनफैक्ट लाल निशान के साथ ही अक्रॉस एशिया कामकाज हो रहा है। चीन इस समय आपकी स्क्रीन पर 3% की बिटाई, और एसजेएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि इंडियन मार्केट्स इस हफ्ते की शुरुआत कमजोर नोट पे, इनफैक्ट अब तो 2/3% के आसपास के दबाव के इंडिकेशंस आने लगे हैं। शुक्रिया आशीष इस जानकारी के लिए। तो वो फेयर फैक्टर जो है मेरे ख्याल में अनिल चाइना की ओर से ही आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गोल्डमैन ने इनफैक्ट एक रिपोर्ट निकाली जिन्होंने चाइना का जीडीपी फोरकास्ट काफी ड्रास्टिकली कट किया है। शायद वही फियर्स आज बाजार पर हावी रहेंगे। एब्सोल्युटली। और अदरवाइज अगर आप देखें तो अमेरिका का सेशन बुरा नहीं था, जिस तरह से उतार चढ़ाव के बीच एक फ्लैट क्लोजिंग होती हुई दिखी। और दूसरा, क्रूड के बढ़े हुए दाम भी एक्चुअली अब थोड़ी कुछ हद तक पॉजिटिव समझे जा रहे हैं कि चलिए कमोडिटीज का फॉल थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आ रहा है, स्टेबल होते हुए नजर आ रही है। तो इस वक्त कमोडिटीज का गिरना नुकसान वाली बात नहीं मार्केट के लिए, इनफैक्ट बढ़ना पॉजिटिव माना जा रहा है। लेकिन इस वक्त पूरे दुनिया भर के बाजारों के लिए एक ही ड्राइविंग फैक्टर है, और वो है चीन के बाजार और चीन से आती
हुई खबरें, और ऐसे में जब आज सुबह सुबह जिस तरह से चीन की ग्रोथ के अनुमान घटाए जा रहे हैं, चीन के बाजार तेजी से गिरते हुए दिख रहे हैं, मुझे लगता है उसका असर डेफिनेटली भारतीय बाजारों पर पड़ना है। हो सकता है हम उतनी कमजोरी के साथ शुरुआत न करें जितनी कि एसजेएक्स निफ्टी पर दिख रहा है। उसकी वजह साफ है कि हमारे डेटा थोड़े से बेहतर है, मजबूत है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल एक बात साफ है कि चीन के बाजारों पर आपको डायरेक्शन के लिहाज से नजर रखनी होगी। 1-on-1 कोरिलेशन होगा। हाँ, ये जरूर है कि गिरने की मात्रा और बढ़ने की मात्रा हमारी अलग अलग होगी, लेकिन डायरेक्शन आपको पूरी तरह से न सिर्फ हमारे बल्कि दुनिया भर के बाजारों से चीन की तरफ से आता हुआ दिख रहा है, और ऐसे में वहां के न्यूज फ्लो काफी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, तो चाइना इनफैक्ट रूल करेगा या न्यूज फ्लो को, लेकिन भारत में जैसे अनिल ने कहा कि डेटा पॉइंट्स अच्छे हैं। कैश मार्केट में आपको बताया क्या हुआ है। FIIs ने करीब 56 करोड़ की खरीदारी की है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भी यहाँ पर करीब 850 करोड़ के आसपास की खरीदारी की, लेकिन वायदे बाजार में आप देखिए काफी बड़ा आंकड़ा है, 5,962 करोड़ की खरीदारी FIIs ने किया। अनिल, काफी इंटरेस्टिंग फिगर्स, और इसके बाद हम पिछले हफ्ते भी कर रहे थे कि नई सीरीज की शुरुआत में संकेत मिले थे कि शायद फिर से FIIs की ओर से अब तेजी की ओर रुझान बढ़ेगा, या फिर शायद वो अग्रेसिवली अपनी लॉन्ग पोजीशंस ऐड करना शुरू करेंगे। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। एक अच्छा संकेत जो इन आंकड़ों में दिख रहा है वो है कि जरा भी स्टेबिलिटी ग्लोबल मार्केट्स में आती हुई दिखती है या फिर थोड़े से तेजी के आसार बनते तो FIIs किस तरह से भारतीय बाजारों पर मूड बदल रहे हैं, ये पढ़ना जरूरी है। एक तो कैश मार्केट में भले खरीदारी 56 करोड़ की हुई, लेकिन बिकवाली का आंकड़ा थमता हुआ दिखा है, ये पॉजिटिव। और उसके सामने देखिए 850 करोड़ के डोमेस्टिक फंड्स ने खरीदारी की है, तो नेट कैश मार्केट में इनफ्लोज काफी दमदार है। अब वायदा कारोबार में देखिए आप 2500 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं FIIs ने शुक्रवार को, और अगर आपको गुरुवार का भी आंकड़ा मिलाकर देखें जहां पर 1500 करोड़ के आसपास के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे थे, तो दो ही ट्रेडिंग सेशन में एक्सपायरी के दिन और सीरीज के पहले दिन 4000 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स फ्यूचर्स में हुई, जो कि काफी बड़ी दमदार कही जा सकती है। ऐसा देखा जाए तो ये आंकड़े बेहद पॉजिटिव है, लेकिन सिर्फ यहां पर दिक्कत एक ही है कि अगर दो सेशन में आप 4000 करोड़ की खरीदारी देख चुके हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में, तो काफी कुछ शॉर्ट्स कवर हो चुकी है। तो अब आपको शॉर्ट कवरिंग का कितना सहारा लोअर लेवल पर मिलेगा ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। फिर भी डेटा तो काफी मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं। और जनरली आप कैश मार्केट की खरीदारी के सामने स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली देखते हैं, लेकिन सीरीज के पहले दिन स्टॉक फ्यूचर्स में भी 430 करोड़ के आसपास की खरीदारी FIIs ने की है, वो डेटा मजबूत है। इंडेक्स ऑप्शंस में जरूर जो 3000 करोड़ के आसपास की खरीदारी का आंकड़ा दिख रहा है, यहां मैं थोड़ा सा कॉशियस हूं, वो इसलिए कि काफी इंटरेस्टिंग डेटा बनते हुए दिख रहे हैं ऑप्शंस में, जहां FIIs ने पुट ऑप्शंस भी खरीदे हैं और कुछ हद तक कॉल ऑप्शंस भी, लेकिन ज्यादा खरीदारी FIIs की तरफ से जो ऑप्शंस में हुई है वो पुट ऑप्शंस में हुई है, और काफी लोअर लेवल्स के 7400 के पुट 13-14 लाख शेयर खरीदे गए, तो ये थोड़ा सा सावधानी की ओर इशारा करता है। तो ओवरऑल अगर आप डेटा देखेंगे आपको बेहद पॉजिटिव नजर आएंगे, लेकिन इन डेटा में दो दिक्कत है। पहली दिक्कत तो ये कि काफी कुछ शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है, और दूसरी दिक्कत है कि ऑप्शन के डेटा में जो खरीदारी हुई है लोअर लेवल के काफी पुट FIIs ने खरीदे हैं, जो कि थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि आप इंडेक्स की अपनी शॉर्ट्स है वो कवर कर रहे हैं, लेकिन हेजिंग के लिहाज से पुट खरीद रहे हैं, ये FIIs की रणनीति। तो FIIs एग्रेसिव शॉर्ट नहीं है बाजार में, लेकिन कॉशियस रह रहे हैं, हेजिंग करने के लिहाज से पुट खरीद रहे हैं, ये साफ तौर पर बड़े इन्वेस्टर्स का रुझान दिख रहा है इस वक्त डेटा के बेसिस पर। वायदे बाजार के ट्रेडर्स फिर क्या आपको लग रहा है कि और शॉर्ट्स जो अगर सिस्टम में बचे हैं उसको कवर करने पर जोर देंगे, या फिर आज से हम देखेंगे अगर मोमेंटम या फिर मूड थोड़ा सा भी बेहतर हो वो नई तेजी की पोजीशंस लॉन्ग ऐड होना शुरू होंगे? इस सवाल का जवाब इस बात में मिलेगा हर्षदा कि आज आप शुरुआत करके किस लेवल पर टिक पाते हैं। 8000 का लेवल उस लिहाज से वायदा कारोबार के आंकड़ों के लिहाज से बेहद अहम आता हुआ नजर आ रहा है सामने, जहां पर हमने शुक्रवार को क्लोजिंग दी है, और उसकी वजह है कि वहां पर 43 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में खड़े हैं 8000 के पुट पर। इसका मतलब यह है कि जो तेजी करने वाले ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये जरूरी होगा कि बाजार को 8000 या 8000 के ऊपर रखा जाए, ताकि उनके पुट के लिए स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हुए न दिखें जिन्होंने पुट राइटिंग की है। मंदी करने वाले ट्रेडर्स ये चाहेंगे कि 8000 के नीचे बाजार टिकता हुआ रहे, तो फिर ऐसे में उनके लिए और ज्यादा नीचे जाने की या फिर तेजी करने वाले ट्रेडर्स की पोजीशन लिक्विडेट करवाने का प्रेशर वो बढ़ाते हुए नजर आए। तो उस लिहाज से ये एक टसल पॉइंट रहेगा आज के सेशन में, इसमें कोई डाउट नहीं। अब जो डेटा दिख रहे हैं वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि सीरीज के पहले दिन स्टॉक फ्यूचर्स में 42 लाख शेयर कम होते हुए दिखे हैं, और ये बड़े लंबे समय बाद में किसी सीरीज की शुरुआत में पहले दिन स्टॉक फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट कम होते हुए देख रहा हूं। इसका मतलब साफ है कि जो खरीदारी का आंकड़ा FIIs की तरफ से आया, काफी कुछ शॉर्ट्स कवर होते हुए दिखे हैं स्टॉक फ्यूचर्स में भी। अब आइए बैंक निफ्टी में 50,000 शेयर बैंक निफ्टी में नए जुड़े हैं और बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट बंद हुआ, तो वहां पर थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई नजर आई है ट्रेडर्स की तरफ से। निफ्टी में 9 लाख शेयर जुड़े हैं और निफ्टी 0.5% के आसपास ऊपर बंद हुआ है। निफ्टी में जरूर लॉन्ग पोजीशंस लगातार दूसरे दिन बनती हुई दिखी है। पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है,
0.99 आप ये कह सकते हैं कि न बहुत ज्यादा तेजी में है न बहुत ज्यादा मंदी में, यानी कि एकदम बैलेंस पुटकॉल रेशियो आपको सीरीज की शुरुआत में नजर आ रहा है। अब जिस 8000 के लेवल की हम बात करें उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि 43 लाख शेयरों का चूंकि वहां पर ओपन इंटरेस्ट है और वो डिसाइड करेगा। अब जो आज के लिए फिर उस लिहाज से इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज निकल कर आती है, लोअर साइड पर जो ओपन इंटरेस्ट एडिशन होता हुआ दिख रहा है 7400 से लेकर 8000 की रेंज में हर लेवल पर पुट में बाइंग हुई और लगभग 70 लाख शेयरों की बाइंग होती हुई दिखी है, जो कि ये बता रही है कि बाजार एफआईज के लिहाज से हर लेवल पर पुट खरीदारी की जा रही है, जबकि ट्रेडर्स एग्रेसिव होकर पुट बेच रहे हैं, तेजी की पोजीशन बना रहे हैं। कॉल्स में बहुत ज्यादा राइटिंग नहीं है, इसका मतलब साफ है कि बाजार अपसाइड में अभी भी हल्का है, बहुत ज्यादा हेवी हुआ नहीं है। तो वायदा कारोबार के संकेत मिले जुले हैं थोड़े से, इस लिहाज से कि एफआईज ने पुट ज्यादा खरीदे हैं, उस लिहाज से हल्का सा नेगेटिव बायस आप कह सकते हैं 60-40 का है। लेकिन ओवरऑल आंकड़ों के लिहाज से ऐसा लग रहा है कि अभी भी ट्रेडर्स वेट एंड वॉच वाले मूड में है, एक आध दिन बाजार को सेटल होना देखना चाहते हैं। और चूंकि हो सकता है इतने बड़े उतार चढ़ाव वाले हफ्ते के बाद वीकेंड था और वीकेंड में पहले दिन सीरीज में बहुत ज्यादा पोजीशंस ट्रेडर्स ने बनाए, ग्लोबल मार्केट्स में इतने डेवलपमेंट है, तो मुझे लगता है आज से फिर एक्शन लौटना शुरू होगा वायदा कारोबार में, वो ज्यादा बेहतर दिखेगा आपको। तो कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स डेफिनेटली आने की उम्मीद है, लेकिन हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक का। आज आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए मार्केट पर, उस पर फोकस जरूर होगा, अनिल की राय उस पर लेकर आएंगे। लेकिन बात ये भी करेंगे कि क्या संभावना है रेट कट की भारत में, इस पर आरबीआई गवर्नर क्या कह रहे हैं, चाइना में जो हो रहा है उसका कितना असर भारतीय बाजारों पर पड़ेगा, ये सब हम आपके लिए हाजिर करेंगे। एक एक्सक्लूसिव बातचीत डॉक्टर रघुराम राजन के साथ, और साथ ही ये जो ग्लोबल फियर्स है चाइना के, उसका कितना असर अब भी देखने को मिलेगा इक्विटी मार्केट्स में और इकोनॉमीज पर, इस पर भी हम राय लेंगे। सिंगापुर से हमारे साथ जुड़ेंगे डीपीएस बैंक की इकोनॉमिस्ट राधिका राव। काफी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है आज का। कंसिडरिंग पिछले हफ्ते 8000 के ऊपर हमने समाप्ति दिखाई, लेकिन आज दोबारा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से क्यूज जो है वो थोड़े से नरमी के आते हुए दिखाई दिए हैं। एसजीएक्स निफ्टी आपके सामने 0.5% नीचे। चाइना की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि इतना ज्यादा जो सरकार ने इंटरवेंशन किया था, उनके ए शेयर्स लगातार वो खरीद रहे थे, वो अब थमता हुआ दिखाई देगा। और चाइना का बाजार देखिए फिर से 3% नीचे, इसका असर बाकी एशिया बाजारों पर भी बनता हुआ दिखाई दिया है। अनिल, क्यूज अब फिर से नरम हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से। भारत में एक पुल बैक देखने को मिला पिछले हफ्ते, स्ट्रॉन्ग नंबर्स सजेस्ट किए जा रहे हैं एफआईआईज की ओर से। तो ट्रेडर के लिए आज क्या रणनीति है, फिर निवेशक क्या फिर से खरीदे 8000 के आसपास या फिर थमे? हर्षिता, एक बात तो बहुत क्लियर है पिछले हफ्ते का मूव देख के कि आपको जो भी ट्रेड करना है बिना स्टॉप लॉस नहीं करना है, क्योंकि और कोशिश ये की जाए कि ओवरनाइट ट्रेड ना किया जाए, क्योंकि ग्लोबल संकेत अभी भी इतने ज्यादा और इतने वोलेटाइल है कि बाजार आपको गैप अप गैप डाउन ओपनिंग या किसी भी तरह का मूव दिखा सकते हैं। क्योंकि अगर आप वीकेंड पर देखें तो इस तरह के कोई संकेत थे नहीं कि निफ्टी आपको 50 मिनट नीचे खुलता हुआ नजर आए, लेकिन चाइना में जिस तरह से आज सुबह डेवलपमेंट होते हुए दिखे वो बाजार पर भारी पड़ते हुए दिखे। उस लिहाज से कुछ एक लेवल्स पर नजर रखनी जरूरी है जहां संकेतों का सवाल है। ग्लोबल मार्केट थोड़े से वीक है, क्रूड थोड़ा सा ऊपर आया है, रूपी अभी भी 66 के नीचे बना हुआ है, लेकिन डेटा एफआईआई की तरफ से जो आते हुए दिखे वो बेहद मजबूत है और वो बाजार में अब भी सपोर्ट का काम लोअर लेवल पर कर सकते हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा एग्रेसिवली तेजी या मंदी का व्यू बनाकर बाजार में ट्रेड करना रिस्की हो सकता है। आज के लिए शायद फिर ऐसे में रणनीति जो सही हो सकती है, पहला तो है कि क्या हम 8000 के लेवल को होल्ड कर पाएंगे, लेकिन जिस तरह के संकेत दिख रहे हैं उम्मीद करें कि हमारी ओपनिंग तक यही संकेत रहते हैं, तो फिर आप 8000 के नीचे खुलेंगे। और 8000 के नीचे जब आप खुलेंगे तो आपके लिए पहला अहम सपोर्ट लेवल जो होगा इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए वो होगा 7925 का। अगर आप 7925 के नीचे ट्रेड करने लगे तो फिर आप अपनी लॉन्ग पोजीशन से हट जाएं एक बार और फिर इंतजार करें बाजार को स्टेबल होने का या फिर 8000 के पार फिर से निकलने का। तो 7925 आपका स्टॉप लॉस है, या फिर अगर आप 7925 के आसपास खुले तो वहां पर एक खरीदारी का मौका देख सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 7850-60 के आसपास का होना चाहिए। ये दो लेवल्स नीचे की तरफ मुझे अहम नजर आ रहे हैं 8000 के नीचे। फर्ज करें आप फ्लैट खुले या ज्यादा बहुत कमजोरी के साथ न खुले तो फिर ऐसे में शुरुआती 1 घंटा देखें, बाजार को स्टेबल होने दें। ऊपर की तरफ 8060 या यूं कहें 8075 8100 वो रेंज है जहां पर बाजार अटकता हुआ दिखेगा। तो उन लेवल के आसपास आए तो प्रॉफिट बुकिंग कर लें, इंतजार करें। मुझे लगता है बाजार आज आपको दोनों ही तरफ मौके देगा। 2 दिनों की तेजी के बाद कंसोलिडेट हो सकता है। ऐसे में बहुत ज्यादा तेजी या बहुत ज्यादा मंदी के मूड में रहने के बजाय लेवल्स पर फोकस करना ठीक रहेगा। स्टिक स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करें जो लेवल्स नीचे की तरफ
8,925, ऊपर की तरफ 8,075, 8,100 के। चलो होपफुली 8,000 के ऊपर वो माहौल टिकता हुआ दिखाई देगा। 8,075, 8,100 की तरफ हम बढ़ेंगे जरूर। हमारे साथ अब जुड़ रही है राधिका राव, जो इकोनॉमिस्ट है डीबीएस बैंक की, सिंगापुर से हमारे साथ लाइन पर है। राधिका, गुड मॉर्निंग। जिस तरह के क्यूज है और स्पेशली चाइना की ओर से जो संकेत अब मिलने शुरू हुए हैं कि फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि बीजिंग अब लार्ज स्केल शेयर परचेजेस नहीं करेगा। जो हमने देखा था पिछले सेशंस में 5% की तेजी आई थी, 2 स्ट्रेट सेशंस में शायद वो देखने को ना मिले क्योंकि वो अपने ए शेयर्स नहीं खरीदेंगे। दूसरी तरफ गोल्डमैन ने इनका इस साल का ऑफकोर्स जीडीपी टारगेट बरकरार रखा है, लेकिन नेक्स्ट ईयर 2016, 17, 18 में उन्होंने वो कट्स लाए हैं और वो 6.4% एंड इट जस्ट गोज टू 6.4, 6.1, 5.8 अगर माहौल बेहतर नहीं होता है। आपको क्या लग रहा है, वाकई में चाइना की ओर से जो जीडीपी को लेकर कंसर्न्स है, जो स्लो डाउन को लेकर कंसर्न्स है, अब वो और बढ़ रही हैं, माउंट हो रही हैं? गुड मॉर्निंग। हम अभी जो हम लास्ट वीक जब देख रहा तो स्टॉक मार्केट का काफी वीकनेस दिख रहा था। आई थिंक अंडरलाइंग ये है कि इकोनॉमी का सिचुएशन भी काफी अच्छा नहीं है। जो आप देखें हाई फ्रीक्वेंसी डेटा जो है प्रॉपर्टी प्राइसेस पे या एफएआई या आईपी देखें, उसमें काफी सॉफ्टनेस है। अक्टूबर में फिर से चाइना के लीडर्स मिलेंगे और उसमें जो फॉर्मल टारगेट होता है ग्रोथ का वो फिक्स किया जाएगा अगले 5 साल के लिए, क्योंकि 5 ईयर प्लान टेबल करने वाले हैं। अभी हमें वो क्लोजली देखना चाहिए क्योंकि उसी में यूजुअली ग्रोथ के लिए टारगेट दिया जाता है कि 7 या 6.5 उनका कहाँ पे टारगेट होगा और ग्रोथ का वही यूजुअली एवरेज रहता है। लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा इस साल शायद 7% ग्रो हो सके, लेकिन आगे जाते हुए उनको ऐसा ग्रोथ मेंटेन करना काफी मुश्किल पड़ेगा क्योंकि स्टॉक मार्केट की वीकनेस की वजह से और ऑल्सो ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो रेट होता है वो भी कम हो रहा है। तो यस, आई थिंक इकोनॉमिक प्रोग्रेस अब देखें तो काफी स्लो है, पीएमआई देखें या मेनी अदर इंडिकेटर। ऐसे में राधिका ये बताएं कि चीन की चिंताएं और कितनी भारी पड़ने वाली है दुनिया भर की इकोनॉमी पर, बाजारों पर। अब थोड़े से कमोडिटीज स्टेबल होते हुए दिखे, क्रूड में भी थोड़ा बाउंस आ रहा है। क्या ये समझा जाए कि टेम्पररी नेगेटिव खबरें आना बंद हो गई चाइना से, या फिर जो सारी बुरी खबरें आनी थी आ चुकी, या अब भी चाइना का डर बरकरार है? आई थिंक चाइना का फोकस में 3-4 थिंग्स हैं। एक तो पहले ग्रोथ का प्रॉब्लम चल रहा है, आई मीन जो जहाँ पे ग्रोथ अंडरलाइंग काफी वीक है। दूसरी ओर है फाइनेंशियल मार्केट डेवलपमेंट। जैसे आपने देखा कि डॉलर युआन को भी एडजस्ट किया गया और हमें लगता है डीबीएस का व्यू है कि डॉलर युआन और भी ऊपर जा सकता है, मतलब युआन का और डिप्रिशिएशन हो सकता है। तो वो एक दूसरा एजेंडा है जो है इंटरनेशनलाइज द युआन, तो वो पैरेलली चल रहा है, लेकिन उनको उस टारगेट को ग्रोथ के साथ बैलेंस करना पड़ेगा। तो आई थिंक विल बी अ स्लो प्रोग्रेस, लेकिन वो शार्प वीकनेस आइदर वे वॉलेटिलिटी आई थिंक मेंटेन करने, आई मीन वॉलेटिलिटी कम करने की कोशिश करेंगे, नॉट ओनली स्टॉक मार्केट बट डॉलर युआन एज वेल। कि आज का फिक्सिंग आपने देखा तो 40 के नीचे है, 640 के नीचे। तो उस तरह से बैलेंसिंग एक्ट चलता रहेगा, लेकिन आई डोंट थिंक ये एडजस्टमेंट में मार्केट्स काफी वॉलेटाइल रह सकते हैं क्योंकि एक अनसर्टेनिटी है कि वो किस हद तक सपोर्ट करेंगे और किस हद तक गिरेगा ताकि वो सपोर्ट कर पाए। सो इट्स अ विशियस सर्कल फ्रॉम दैट एंगल। तो हमें नहीं लगता कि अभी मार्केट्स कंप्लीटली सेटल हुए हैं। तेल का जो बाउंस है इट कुड बी मोर ड्यू टू पोजीशन एडजस्टमेंट क्योंकि वो काफी गिर चुका है, यूनिडायरेक्शनल था। लेकिन एशिया को और बाकी जो डिपेंडेंट हैं चाइना पे, ये एडजस्ट करना पड़ेगा कि चाइना अभी स्लोअर ग्रोथ फेस कर रहा है और उसकी वजह से उनके ओन एक्सपोर्ट्स पर सॉफ्टनेस आएगा कमिंग मंथ्स में। तो निश्चितता जारी रहेगी। शुक्रिया राधिका हमारे लिए समय निकालने के लिए और अपनी राय देने के लिए चाइनीज क्राइसिस पर। लेकिन चाइना की जो चिंता है उस पर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का क्या कहना है, ये हम आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने ब्याज दरों में और कटौती का संकेत दिया है। जैक्सन होल में सेंट्रल बैंकर्स की बैठक के बाद सीएनबीसी को दिए गए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में राजन ने कहा कि आरबीआई की नजर महंगाई पर बनी हुई है, महंगाई और ग्रोथ को ध्यान में रखकर ही दरों में फैसला लिया जाएगा। We also have inflation, which other people don't have. So we have to look at the difference and make a judgment. We've cut interest rates 3 times this year, and we're still in accommodative mode.
We'll look at the data as it comes in and take a further view. So we've not said we're finished. We said we're looking at the data and we'll take a view as the data allows us. डॉक्टर रघुराम राजन ने एक बार फिर से अमेरिका से ब्याज दरें नहीं बढ़ाने की अपनी अपील दोहराई है। उन्होंने ये कहा कि अभी दुनिया की इकोनॉमी संकट के दौर से गुजर रही है और ऐसे में अमेरिका के लिए ब्याज दरें बढ़ाने का ये सही वक्त नहीं है। My position over time has been, don't do it when the world is in turmoil. Because it's a long anticipated event. It has to happen sometime. Everybody knows it has to happen. But pick your time. And I think if the volatility we've seen calms down, as it seems to be, it could happen sooner rather than later. I don't think people would have a problem with that. It has to happen at some point. डॉक्टर राजन ने यह भी कहा कि भारत पर चीन की दिक्कतों का असर तो होगा, लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले कम। We are big trading partners with China, but typically they export to us, we export relatively little to them. So if in fact there is a greater Chinese slowdown than is anticipated, it won't affect us as much as other countries around the world. Of course, everybody would like stronger Chinese growth, but to some extent we're amongst the least affected. वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अब तक की सबसे बड़ी खबरें और साथ ही साथ कौन से वो 10 शहर हैं जो आपके रेडार पर होने चाहिए जहां पर खबरों का इम्पैक्ट रहेगा। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चीन की चिंता और अमेरिका में दरों पर अनिश्चितता से एशिया फिर सहमा। शंघाई 2.5%, निक्केई 1% नीचे। एसजीएक्स निफ्टी में 50 अंकों की गिरावट। शुक्रवार को क्रूड में दिखा जोरदार उछाल, 6.25% के उछाल के साथ नाइमेक्स क्रूड 45 और ब्रेंट क्रूड $50 के ऊपर पहुंचा। सितंबर में ब्याज दरें बढ़ाने को लेकर असमंजस में है यूएस फेड। वाइस चेयरमैन स्टैनली फिशर ने कहा, नॉन फॉर्म पेरोल के आंकड़ों पर होगी नजर। बाजार के उतार चढ़ाव पर भी ब्रेक लगाना जरूरी। We've cut interest rates 3 times this year and we're still in accommodative mode. We'll look at the data as it comes in and take a further view. आरबीआई गवर्नर ने दिए ब्याज दरों में कटौती के संकेत, कहा महंगाई में उम्मीद से ज्यादा आई कमी, दरों में कटौती की है गुंजाइश। पहली तिमाही में क्रेडिट ग्रोथ गिरकर 10% के नीचे पहुंची। आरबीआई डेटा के मुताबिक क्रेडिट ग्रोथ 20 साल के सबसे निचले स्तर पर। आज आएंगे पहले तिमाही के जीडीपी आंकड़े। पिछले साल के 6.7% के मुकाबले इस साल पहले तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.3% रहने की उम्मीद। और भूमि बिल पर पीएम ने खूब की मन की बात, कहा अब नहीं आएगा भूमि अधिग्रहण पर नया अध्यादेश। किसानों के फायदे के लिए 13 नए प्रावधान लागू। आज के स्टॉक्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। 10 ऐसे शेयर हमारी रिसर्च टीम ने आपके लिए चुने हैं। हमारे साथ हैं वरुण, सोनम, नियति और पूजा। शुरुआत नियति आपसे। गोदरेज इंडस्ट्रीज और एस्टेक लाइफ साइंसेज आपके रडार पे सबसे पहले होना चाहिए। इसकी एग्री बिजनेस सब्सिडरी गोदरेज एग्रोवेट ने एस्टेक लाइफ साइंसेज के 45.3% प्रमोटर होल्डिंग खरीदने का ऐलान किया है। ये प्रमोटर होल्डिंग 190 रुपये प्रति शेयर पर खरीदी जाएगी, जो कि 22% डिस्काउंट पर है एस्टेक की फ्राइडे की क्लोजिंग से। इस पूरे अधिग्रहण पे 212 करोड़ रुपए का एक खर्च आएगा और इसमें एक ट्रिगर होगा ओपन ऑफर अतिरिक्त 26% हिस्सेदारी के लिए, और ओपन ऑफर 246 रुपये प्रति शेयर पर यहां पर फिक्स किया गया है। अगर फुली सब्सक्राइब होता है तो सेबी की गाइडलाइंस के तहत 125 करोड़ रुपए और निवेश करेंगे। वहीं स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बाद फिर से एक बार टेलीकॉम कंपनियों ने अपनी दरों में बढ़ोतरी कर दी है। आपको याद होगा इसके पहले एयरटेल और आइडिया ने अपने जो प्रीपेड कस्टमर्स है उनके डेटा टैरिफ में बढ़ोतरी की थी, और अब दरअसल इन दोनों ही कंपनियों ने अपने जो पोस्टपेड कस्टमर्स है उनके दरों में भी, उनके जो डेटा टैरिफ है उनमें करीब 20% की बढ़ोतरी कर दी है। एयरटेल ने दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, यूपी ईस्ट और वेस्ट में अपनी दरें बढ़ाए हैं। वही आइडिया ने दिल्ली, पंजाब और यूपी वेस्ट में अपनी दरें जो है उसे 20% से बढ़ा दिया। यानी कि अब तक जो उपभोक्ता 1 GB 3G डेटा के लिए 250 रुपए पे करते थे, अब उन्हें 300 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा।
सन फार्मा वोकहार्ट फार्मा के काउंटर पर नजर रखेगा, जहां पे दोनों कंपनियां यूएस मार्केट से कुछ दवाओं को रिकॉल कर रही है। सन फार्मा 35,000 बॉटल्स को रिकॉल कर रहे हैं ब्रूप्रोपियन हाइड्रोक्लोराइड की दवा को, जो एक एंटी डिस्पिरेंट है। साथ ही वोकहार्ट की बात करें तो वे लगभग 5,000 बॉटल्स को रिकॉल कर रही है लाइसोप्रिनोफिल टैबलेट्स को, जहां पर गुड मैन्युफैक्चरिंग नियमों का पालन न करने के कारण ये रिकॉल किया जा रहा है और ये दवा हाइपरटेंशन को ट्रीट करती है। अल्ट्राटेक सीमेंट का काउंटर भी आज फोकस में रहेगा। यहाँ पर कंपनी ने अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की बात की थी, जिसको लेकर एक डेवलपमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। पुणे में कंपनी अपना नया बल्क टर्मिनल बनाएगी। गोदरेज कंज्यूमर आज आपके रडार पे होना चाहिए। आरबीआई ने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत एफआईआई और आरएफपीआईज के निवेश को मंजूरी दे दी है। 35% से इनका निवेश बढ़ा के 40% के आसपास इन्होंने कर दिया है। एफआईआई एनआरआईज अब यहाँ पे निवेश कर सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के जरिए। ऑरबिंदो फार्मा कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर, जब यूएस एफडीए से कंपनी को एक दवा के अप्रूवल मिला है। ये रेक्सोफेनिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट है, जिसके लिए कंपनी को मंजूरी मिली है। ये ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन को ट्रीट करती है, जो बोन से जुड़ी रहती है। उसका मार्केट साइज लगभग $40 करोड़ का है। आईडीबीआई बैंक, यहाँ पर शुक्रवार को बैंक की बैठक हुई थी, जिसमें कि कंपनी अब फॉरेन करेंसी के जरिए जो अपनी कर्ज सीमा है उसको 49,000 करोड़ तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा इन्फोसिस के काउंटर पर नजर रखें, क्योंकि ये कंपनी बेंगलुरु में 3 नए कैंपसेस सेटअप करना चाहती थी और उसे अब कर्नाटका सरकार का अप्रूवल मिल गया है। इन्फोसिस यहाँ करीब 1900 करोड़ का निवेश करेगी और इन 3 कैंपसेस से करीब 27,000 नए जॉब्स क्रिएट होंगे। मर्केटर लिमिटेड के काउंटर में फंड एक्शन देखने को मिला है। यहाँ पर एशिया इन्वेस्टमेंट की तरफ से खरीदारी देखने को मिली है। कंपनी ने 30 लाख शेयर्स 22 रुपए प्रति शेयर पर खरीदे। वहीं लोटस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड ने कंपनी के करीब 30 लाख शेयर्स 22 रुपए प्रति शेयर पर बेचे। और फाइनली एक आईपीओ आज खुल रहा है सद्भाव इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। ये सब्सिडरी है सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड की। खुल रहा है आज, बंद होगा 2 सितंबर। इसका प्राइस बैंड 100 से 103 रुपए प्रति शेयर का है। इस पूरे आईपीओ के जरिए कंपनी की लगभग 425 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। ऑडिटीज आईपीओ से पहले कंपनी ने एंकर निवेशक से लगभग 210 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। आपको बता दूं, इन पैसों का इस्तेमाल कंपनी अपने लोन्स के रीपेमेंट के लिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए और अपने प्रोजेक्ट श्रीनाथजी उदयपुर टोलवे प्राइवेट लिमिटेड को थोड़ा सा फाइनेंस करने के लिए इस्तेमाल करेगी। तमाम स्टॉक्स जहां पर आज एक्शन देखने को मिलेगा। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए इन स्टॉक्स में और साथ ही साथ मार्केट के ओपनिंग थी उसको देख आज की रणनीति क्या हो। सिमी भौमिक, अविनाश गोरक्षकर और हिमांग गौर होंगे हमारे साथ। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल जुड़ रहा है हमारे साथ आपके लिए आज की ट्रेडिंग सेशन की रणनीति बनाने के लिए, तकनीकी राय देने के लिए हमारे साथ कोलकाता से जुड़ चुकी है simivomik.com की सिमी भौमिक। साथ ही फंडामेंटल राय के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त अविनाश गोरक्षकर, सीआईओ और एचओआर प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट्स के, और वायदा कारोबार की रणनीति हमें समझाएंगे एसबीआई कैप्स के हिमांग गौर हमारे साथ स्टूडियो में। आप सबका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। शुरुआत तकनीकी राय के साथ की जाए। 8000 के लेवल पर वीकली क्लोजिंग हुई है। सिमी चार्ट्स क्या कह रहे हैं? आज 50 अंक नीचे खुलने के संकेत एसजेएक्स निफ्टी से आ रहे हैं। क्या बाय ऑन डिप्स का मार्केट है? अगर 50-75 पॉइंट नीचे खुले निफ्टी तो खरीदेंगे आप? जी बिल्कुल खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जो वीकली चार्ट है अनिल जी उतना भी खराब नहीं है। मुझे लगता है कि अच्छा एक क्लोजिंग दे पाया था लास्ट वीक को। हाँ, हालांकि बहुत ही वीक क्लोजिंग मतलब सेशंस था, पर लास्ट जो फ्राइडे और थर्सडे का जो रिकवरी देखा गया था काफी इंटरेस्टिंग था। फ्राइडे को डे हाई के आसपास बंद नहीं कर पाया था, पर जो भी है उतना बड़ा गैप के बाद, गैप से खुलने के बाद यही काफी है कि निफ्टी एकदम डे लो पे आके बंद नहीं किया था। जो भी है एक वीकली चार्ट में एक अच्छा फॉर्मेशन बन गया है। मुझे लगता है कि जो गैप 24 अगस्त को निफ्टी ने क्रिएट किया था, वही गैप अब निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। जो गैप 8090 से 8225 के बीच में है, बहुत ही बड़ा है वो गैप, और वो गैप बंद करने में थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी उस गैप को क्लोज नहीं कर पाया लास्ट वीक। तो हम लोग को थोड़ा सा कंसोलिडेट करना पड़ेगा करंट लेवल पर जो लो 7667 के आसपास बना था 25 अगस्त को, उस लो को दोबारा अगर नहीं तोड़ेगा निफ्टी, तो निफ्टी में फ्रेश कोई वीकनेस मैं नहीं देख रही हूँ। इनफैक्ट इस 8200 और 7600 जैसे
7700 के बीच में निफ्टी थोड़ा बहुत रेंज बाउंड हो जाएगा, जिसमें मेजर सपोर्ट 7900 से 7850 के बीच में आएगा निफ्टी का, और मुझे दोबारा उस रेंज को तोड़ते हुए नहीं दिख रहा है। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ निफ्टी 7850 के नीचे जाएगा इस वीक पर, और ऊपर में अगर क्लोजिंग 8225 के ऊपर हो जाएगा वीकली क्लोजिंग, तो वीकली चार्ट में एक अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट पैदा हो सकता है। आज के दिन के लिए अगर नीचे खुलता है तो 792025 के नीचे स्टॉप लगा के खरीदने का सलाह मेरा रहेगा, और अगर ऊपर खुल जाता तो ऊपर में 815060 के ऊपर स्टॉप लगा के एक शॉर्ट पोजीशन रिकमेंड करती, क्योंकि मुझे लगता है कि इस जगह पे निफ्टी को थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा। कंसोलिडेशन फेज रहेगा जहां पे बाई वीकनेस सेल स्ट्रेंथ स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया जाएगा। यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप अपना सकते हैं, लेकिन 7950 होल्ड करना इंपॉर्टेंट रहेगा बाजारों के लिए। हेमंत, पिछले सेशन में जिस तरह से हमने देखा FIIs ने पोजीशंस ली है वायदे बाजार में 5900 करोड़ से ज्यादा की, क्या प्राइमरीली शॉर्ट कवरिंग लेड है, क्या फिर आपने वाकई में देखा है कि कुछ लॉन्ग भी ऐड हुए हैं, और यहाँ से आगे क्या क्या रुझान रहेगा? अगर हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट वगैरह का डेटा अगर करते हैं तो लॉन्ग तो बना नहीं है, डेफिनेटली एक शॉर्ट बिल्डअप ही इनिशिएट हुआ है इस एक्सपायरी के लिए। और जैसा हम देखें कि पोजीशन जो है वो लास्ट एक्सपायरी की जो ओपनिंग से उससे ओपन इंटरेस्ट अगर देखें तो 25% से ज्यादा है। दैट मीन्स कि ये लोअर लेवल पे भी एक अच्छा एक बिल्डअप जो शॉर्ट साइड पे हुआ है, जो बाजार को ऊपर के साइड जाने नहीं देगा। अगर हम ऑप्शंस के डेटा की तरफ अगर देखते हैं तो अगर मोटी रेंज देखें तो 85 ऑन द अपसाइड बनता है और 78 ऑन द डाउन साइड, जहां पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। तो नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि यही रेंज होती है एक्सपायरी के लिए, और हालांकि जैसे एक ही दिन हुआ है। हेमंत, जो मैं एक डेटा देख रहा था बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे नजर आया, 7400 के पुट पर 13 लाख शेयर, 7500 पर 5 लाख शेयर, इतना नीचे के स्ट्राइक प्राइस पर जो इतनी बड़ी पोजीशंस बन रही, ये क्या FIs पुट खरीद रहे हैं, क्या हो रहा है? डेफिनेटली बराबर है आप जो बोल रहे हैं, क्योंकि अगर इंडिया विक्स अगर जो हम देखें, जो नॉर्मली होता था तकरीबन 14, 15 या 16 के रेंज में जो ट्रेड होता था, वो अभी 23.5 के आसपास क्लोज होकर ट्रेड हुआ है। तो डेफिनेट है कि एक फियर फैक्टर जो हम बोलते हैं वो मार्केट में, दैट्स द रीजन पुट्स के अंदर बाइंग ज्यादा है। दैट्स द रीजन कि एक हर एक लेवल के पुट के अंदर हम ज्यादा एक्शन देख रहे हैं, या ज्यादा जो कहते हैं कि एडिशन वगैरह। जो लोग ये सोच रहे हैं कि अभी भी सारी दिक्कतें खत्म नहीं हुई हैं, बाजार एक झटका नीचे का लगा सकता है, फिर ऐसे में जो 7700 के आसपास सपोर्ट लिया वो भी टूटे, तो क्या ऐसे लोगों को एक सस्ता 7400, 7500 का पुट खरीदना चाहिए? अगर हम देखें तो एक 7700 का जो लेवल है काफी क्रूशियल है, उसको ब्रीच करना और बाद में 74 आना, वो एक थोड़ा एक लंबा विजन जैसा है। बट प्राइमरली मुझे ऐसा लगता है कि लोअर लेवल पे जो है वो राइटिंग के ऊपर पब्लिक का ज्यादा फोकस है, रादर देन जो बोलते हैं कि खरीदारी का जो अपन बोलते हैं। मोटा मोटी जो 77, 7800 का जो लेवल है उसके नीचे थोड़ा सा जाना हाल फिलहाल थोड़ा एकदम से इमीडिएट नहीं लग रहा। हाँ, यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एकदम से गिरावट आ जाए और हो जाए तो अलग बात है। बाकी नॉर्मली जो पोर्टफोलियो हेज करने के लिए करेंगे तो या एट द मनी या तो थोड़ा सा ही आउट ऑफ द मनी को ही वो लोग बाई करके चलेंगे। एकदम डीपली आउट ऑफ द मनी जो बोलते हैं उसको बाई करके चलेंगे तो फायदा नहीं हो पाएगा। तो वो ज्यादातर अगर हम देखें तो वो एक राइटिंग का जो एक व्यू अगर बनाए तो दैट मतलब दैट फिट्स मोर रादर देन कि भाई 7400 पे हम हेज कर रहे हैं, तो वो काफी लंबा हो जाता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि निफ्टी के अंदर वी शुड कॉशियसली वेट, थोड़ा नीचे आता है तो 7900, 7910 के स्टॉप लॉस से अगर बाइंग करना हो तो कर सकते, बट एक मीडियम टर्म के हिसाब से अगर डिलीवरी बेस किसी को भी स्टॉक में बाइंग करनी हो तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। वो 100 में से समझो 20 रुपए 25 रुपए तो डेफिनेटली ये लेवल पे डाल सकते हैं। बैंक शायद फोकस में रहेंगे। अविनाश, पिछले सेशन में हमें याद होगा कि भले ही मार्केट 8000 के लेवल पर बंद हुआ हो, बैंक निफ्टी का उतना कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं। PNB हो, येस बैंक, SBI, ICICI, सब में सेल साइड की पोजीशंस आई। अब वो पूरा केस बन रहा है कि शायद एक रेट कट अराउंड द कॉर्नर है। 29 ऑफ कोर्स वो बोर्ड RBI की क्रेडिट पॉलिसी है, लेकिन मार्केट पिछले हफ्ते तो यही कह रहा था कि शायद एक सरप्राइज रेट कट आए। इस एंटिसिपेशन में आपको क्या लग रहा है, क्या डिप्स पर हर गिरावट पर बैंक्स खरीदेंगे आप, क्या रणनीति होगी? नहीं, मुझे लग रहा है कि हर्षदा, पहली बात तो मेरे ख्याल से रेट कट की जो पॉसिबिलिटी है वो काफी लार्जली डिपेंडेंट रहेगी हाउ मानसून पैन्स आउट।
मेरे ख्याल से मानसून का जिस प्रकार का प्रोग्रेस हुआ है वो काफी खराब है। इनफैक्ट अभी जो डेफिसिट है वो करीबन 12% है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले महीने में, सितंबर के महीने में मानसून का अगर पिकअप स्विफ्टली हो जाता है तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों नीचे आ गए तो डेफिनेटली एक 25 बेसिस पॉइंट कट का जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है वो डेफिनेटली पॉसिबल हो सकती है। लेकिन मानसून विल बी द जोकर इन द पैक। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट्स को चिंता है कि अगर ये 12 से 15% का अगर डेफिसिट हो जाता है तो आगे दिक्कतें बढ़ सकती है। मेरे ख्याल से बैंकिंग की अगर हम बात करें तो अभी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे मैं ज्यादा पॉजिटिव रहूंगा। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की गिरावट आपको येस बैंक में देखने को मिली है या एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आई थिंक पीएसयू बैंक्स में शायद 1-2 क्वार्टर्स और थोड़ी एसेट क्वालिटी की पेन जारी रहेगी। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि कैपिटल ज्यादा आएगा, मेरे ख्याल से फंडामेंटली अभी भी नंबर्स इंप्रूव होने में टाइम लग सकता है। ओके, अभी भी वक्त लगेगा और ऐसे में फिलहाल इंतजार किया जाए। ये राय आती हुई बैंकिंग शेयरों पर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक में जाने से पहले बता दें 0.5% के नुकसान के साथ 45 अंक नीचे इस वक्त एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखा है। उसकी वजह एशियाई बाजारों की ये तस्वीर जो आपको सारे बाजार नेगेटिव साइड पर नजर आएंगे। खासतौर से चीन के बाजार 3% नीचे और निक्केई 1% नीचे। ब्रेक के बाद फोकस होगा कुछ शेयरों पर। क्या हो आपकी ट्रेडिंग रणनीति बताएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। हमारे साथ है सिमी भौमिक, अविनाश गोरक्षकर और हेमांग गौर और बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आज कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। कुछ काउंटर्स की हमने बात की जिसमें ऑफकोर्स बैंकिंग स्टॉक शामिल है। ऑफकोर्स बैंक के साथ साथ निफ्टी पर हमने राय ली, लेकिन गोदरेज ग्रुप अविनाश मेरे ख्याल में ये फोकस में रहेगा। एक तो एस्टेक लाइफ साइंसेस को ये खरीद रहे हैं 190 रुपीज प्रति शेयर, तो दोनों स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिलेगा। गोदरेज कंज्यूमर को अनुमति मिल गई है कि 40% तक एफआईआई या फिर एनआरआई निवेश आ सकता है। ये एस्टेक वाली डील कितनी लुक्रेटिव है? आई थिंक मेरे ख्याल से गोदरेज एग्रोवेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोडक्ट कैटेगरी में ऑपरेट करते हैं और एस्टेक का जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है वो शायद इनको उनकी मार्केट्स, ज्योग्राफिकल मार्केट्स और क्लियरली प्रोडक्ट बुके को और थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से दोनों ही कंपनीज के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। एस्टेक में हमने काफी अच्छी तरह से मूवमेंट देखी थी, लेकिन अच्छा प्रोमोटर अगर एस्टेक में आता है तो मेरे ख्याल से और थोड़ी अपसाइड के लिए जगह बनती है। रही बात गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की, तो डेफिनेटली ये काफी फेवरेट है एफआईएस का और अभी जो Q1 के नतीजे भी आए थे यहाँ पे हमने देखा था कि डिस्पाइट 12-13% टॉप लाइन ग्रोथ के बावजूद एक 20-22% की ग्रोथ आई है। तो अब डेफिनेटली खराब हेडविंड्स के कारण भी गोदरेज कंज्यूमर ने अच्छे नंबर्स दिखाए। हालांकि मानसून एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा इनके लिए भी, बट इनके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑपरेशंस काफी अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। तो आई थिंक बोथ कंपनीज फ्रॉम दिस गोदरेज ग्रुप शुड डू वेल। मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में आज आपको दोनों शेयर में अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। सन फार्मा और वोकहार्ट क्या शॉर्ट करने का मौका है हेमांग वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि दोनों ही कंपनियों के लिए एक नेगेटिव खबर आ रही है कि दोनों ने अमेरिका में दवाओं का रिकॉल किया है। हालांकि बड़े नहीं है रिकॉल्स, लेकिन रिकॉल्स के साथ ही सन फार्मा में एक क्लास एक्शन सूट फाइल होने की भी खबर आ रही है। क्या शॉर्ट करना चाहिए या फिर गैप डाउन कमजोरी के साथ शुरुआत हो तो खरीदेंगे आप? नहीं, शॉर्ट करना तो थोड़ा सा मतलब मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा ये लेवल पे। डेफिनेट है कि एक फॉल के बाद उसके अंदर काफी बढ़त आई है और काफी ओपन पोजीशन भी, ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन भी बढ़ी है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये गैप डाउन से अगर नीचे खुलता है तकरीबन 886 के आसपास का क्लोज है, तो अगर तकरीबन 850 या 840 के आसपास भी खुलता है तो 820 के स्टॉप लॉस से उसके अंदर बाइंग बुरी खबर भी नहीं है। हाँ, नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ सबसे मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट अगर जैसे बोल रहे हैं कि अगर नेगेटिव खुल जाए 1-2 हाँ नहीं, बट मुझे लगता है कि नीचे के लेवल से हमको उसको 820 के ऊपर जब तक ट्रेड हो रहा है तो इसके अंदर बाय करके ही चलना चाहिए। शॉर्ट करना थोड़ा मैं इसको अवॉइड करने के लिए आपको सलाह दूंगा। वोकहार्ट के अंदर भी सेम है। हालांकि सनफार्मा और वोकहार्ट के अंदर सनफार्मा इज अ बेटर बेट, बट वोकहार्ट का अगर हम देखें तो एक क्रुशियल जो 320 का लेवल है उसको थोड़ा ब्रीच करना मुझे लगता है थोड़ा डिफिकल्ट है। तो 1320 के स्टॉप लॉस से हमको इसके अंदर बाय का ही एक ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। ओके, एक और स्पेस जहां पर आपसे राय लेना चाहता हूं सिमी, वो है शेयर पर मार्केटर, जहां पर एक बड़ा ट्रेड होता हुआ दिखा है। शुक्रवार के सेशन में 30 लाख शेयरों का एक बड़ा ब्लॉक बदला है 22 रुपए में, जहां लोटस ग्लोबल ने बेचा है, एशिया इन्वेस्टमेंट फंड ने खरीदा है। चार्ट्स क्या कह रहे हैं मार्केटर के, क्या कोई ट्रेड लिया जा सकता है यहाँ? देखिए अनिल जी, मुझे लगता है कि चार्ट में लग रहा है कि इसमें थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन हुआ है और आगे जाके ये स्टॉक अच्छा रिकवरी दिखा सकता है। इनफैक्ट चार्ट में एक अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट है। ब्रेकआउट
25 का लेवल क्रॉस करने के बाद इसमें आएगी। एक डिस्क्लोजर है, इस स्टॉक में मेरा पर्सनल होल्डिंग है, तो मैं काफ़ी बुलिश हूँ इस स्टॉक में। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ कि मीडियम टर्म में ये स्टॉक 35 से 42 तक जा सकता है, तो मैं धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने का सलाह दे रही हूँ। और स्टॉप लॉस अगर लगाना ही है बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, तो मुझे लगता है कि 17 के नीचे स्टॉप लगाना पड़ेगा और 25 का टारगेट इनिशियल रखना पड़ेगा। चार्ट वाइज ये स्टॉक स्ट्रांग लग रहा है। और थोड़ा एक छोटे से ब्रेक का, कुछ और काउंटर्स रेडार पर रहेंगे और साथ ही हम देखेंगे प्री ओपन सेशन की शुरुआत कैसी रहती है। एशिया से नरमी के ही संकेत बनते हुए 3% की गिरावट शांघाई दिखा रहा है, निक्के के बाजार भी सुस्त है। साथ ही देखेंगे रुपए की शुरुआत कैसी होती है ग्लोबल सेल ऑफ के बीच। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।